Friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is difference between VBT and MOT, and sidewise we will discuss United Atomic Theory कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बेसिक फर्क है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो फिर क्या है, हम इन दोनों थ्योरीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें इनका बेसिक डिफरेंस समझना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सपोज दिस इज हाइड्रोजन ए, एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है बी। अब इसका ये जो न्यूक्लियस है इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ए। इसके न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बी। फिर इसका ये जो 1s है इसको हम क्या बोलेंगे, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ए। इसको हम बोलेंगे 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम बी। और इसके इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम बी। यानी कि ये डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल इन्फिनिटी पे है, ये अलग अलग है। लेकिन जब ये दोनों इन्फिनिटी से पास पास आते हैं तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, क्योंकि इनका ये जो स्पिन है ये क्या है, अपोजिट है और दोनों हाफ फील्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपको यहां समझना है कि ये जो वीबीटी है ये क्या कंसीडर करती है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, जिन ऑर्बिटल्स की क्या हो, एक तो एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर हो, दूसरा जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो इस तरीके से, तीसरा वो जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो ये इस हिसाब से इसको मैच कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, इन्फिनिटी से पास पास आके ओवरलैपिंग करते हैं। अब ओवरलैपिंग करने के बाद क्या होता है कि ए एटम का न्यूक्लियस अलग रहता है, बी का अलग, इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। ये इसका ऑर्बिटल है, यानी कि बॉन्ड बनने के बाद भी यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश दैट दिस इज द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ए, और आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम बी। लेकिन आइडेंटिटी लूज किसने की, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी आइडेंटिटी लूज की। क्योंकि यहाँ पे जब आएंगे तो हो सकता है ए एटम वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए और बी वाला इधर आ जाए, या दोनों इधर आ जाए दोनों उधर चले जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे वीबीटी में क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन लूज देयर आइडेंटिटी। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स ही अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये दो एटम थे, हाइड्रोजन एटम, एक का क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन था, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका शेल, ये इसका शेल ऑर्बिटल, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस था। ये जब तक इन्फिनिटी पे थे तब तक क्या था, दोनों की दोनों अपनी अपनी पहचान रखते थे। इलेक्ट्रॉन अपनी रखता था, ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी रखता था और न्यूक्लियस अपनी। लेकिन जब ये इन्फिनिटी से पास पास आते हैं तो दे डू नॉट डू ओवरलैप, इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती। रादर क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जो एक सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का वो वीडियो मेरा जरूर देखें। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हुआ कि ये दोनों ऑर्बिटल ने कंबाइन करके दो नए ऑर्बिटल बना दिए, यानी कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी और दो नए ऑर्बिटल बने, जिन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन एटम बी का न्यूक्लियस, और ये इसके बाहर एक ऑर्बिटल बन गया जिसको हमने बोला सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला हमने, सिग्मा बॉन्डिंग। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिटल, ये देखो ये इस शेप में बन रहा है, इस शेप में, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब दो हाइड्रोजन इन्फिनिटी से पास पास आते हैं तो नॉट ओनली देयर इलेक्ट्रॉन but their orbitals also lose their identity and they form new molecular orbital। अब उन न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को देखना पड़ता है कि भैया किसकी कम है किसकी ज्यादा, क्योंकि हम बॉन्डिंग की कम होगी, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस
ऑर्बिटल, इस अगर शेप को हम बात करें तो ये दो न्यूक्लियस हैं, तो यहाँ पे इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे क्या है, कम है, तो इसीलिए ये जो है इसकी बॉन्डिंग को स्टेबल करता है, यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के रिपल्शन को कम करता है अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में मूव करते हैं। लेकिन अगर वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मूव करें तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो इधर ज्यादा होगी, ये इस तरफ बड़ा है, इधर ज्यादा होगी, लेकिन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या है, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। मैंने तो फिर भी इतनी सारी दिखा दी, एक्चुअली ये बिल्कुल जीरो को अप्रोच करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये दोनों न्यूक्लियस के रिपल्शन को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ पे ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने और जिसकी एनर्जी कम थी, इलेक्ट्रॉन दोनों उसमें चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ने भी लूज कर दी, ऑर्बिटल ने भी लूज कर दी, लेकिन न्यूक्लियस की आइडेंटिटी अभी भी है। आप कह सकते हो कि ये वाला न्यूक्लियस इसका है और ये वाला न्यूक्लियस इसका है, यू स्टिल हैव टू डिफरेंट न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी, यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि जब दो एटम इस तरीके से इन्फिनिटी से पास पास आते हैं, दोनों की क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो न्यूक्लियस हैं, दो शेल हैं, वो आपस में इतने पास आते हैं कि दोनों के न्यूक्लियस मिलकर एक जॉइंट न्यूक्लियस बना देते हैं, जिसको आप कहते हो यूनाइटेड एटॉमिक न्यूक्लियस। अब इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया, ये एटम ए का ये बी का दोनों मिलके एक ही न्यूक्लियस बन गया, जिसको हम यूनाइटेड एटम बोलते हैं। और मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ना कहके यहाँ पे हम कहते हैं एटम, ये यूनाइटेड एटम है। तो जैसे सिंगल एटम में हम क्या देखते थे, 1s 2s 2p 3s 3p इस तरीके से ऑर्बिटल बनते हैं, ऐसे ही यूनाइटेड एटम के बाहर भी क्या होते हैं, 1s के बाद 2s के बाद 2p फिर 3s 3p इस तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं। लेकिन इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है, इनका नाम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनका नाम होता है यूनाइटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यूनाइटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी उसी तरीके से इंक्रीज होती है जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है, 1s के बाद 2s के बाद 2p। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में रहने वाले हैं, 1s में रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब दो एटम इंफिनिटी से पास पास आते हैं, तो नॉट ओनली देयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ओनली देयर शेल्स, rather their nucleus also lose their identity, और क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जिसको हम बोल रहे हैं यूनाइटेड एटम बन जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों थ्योरी का क्या है, बेसिक डिफरेंस है। अब अगर हम इनकी एनर्जी को बात करें तो यहाँ देखो कि ये मैंने एनर्जी ले रखी है, या आप इसको मान सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्राफ है। यहाँ पे एटम ए का न्यूक्लियस था, यहाँ पे एटम बी का न्यूक्लियस था, तो जब तक वो एज ए एटम ही थे तब तक क्या था कि ये इसका एनर्जी प्रोबेबिलिटी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन जब ये दोनों इन्फिनिटी से पास पास आ गए तो इनके इतने हिस्से में क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। तो अब जब मॉलिक्यूल बनेगा तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये दोनों इस तरीके से दोनों यहाँ पे डबल हो गए, तो इसका ये डायग्राम बनेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा Ψ1² प्लस Ψ2²। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये पहले ऐसे था, तो अब ये थोड़ा सा और ऊपर पहुंच जाएगा और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले यहाँ तक थी तो अब यहाँ तक हो जाएगी। तो यानी कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब ये दोनों एटम थे और अब ये जब मिल गए तो इतनी डेंसिटी क्या हो गई, डबल हो गई, इसकी भी है और उसकी भी है। तो इसलिए मैंने इस पोर्शन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। मैं आपको अलग से भी एक डायग्राम बना के दे सकती हूँ, पर अभी आप पहले यहाँ देखो। तो ये एनर्जी डबल हो गई, तो ये स्टेबिलिटी कितने के बराबर आती है, मॉलिक्यूल का ये जो बना इस ऑर्बिटल, इसकी आती है Ψ1² प्लस Ψ2²। Ψ1 क्या था, हाइड्रोजन 1 का, ये हाइड्रोजन 2, ए का, ये बी का। लेकिन अकॉर्डिंग टू MOT अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डायग्राम देखें तो ये न्यूक्लियस ऑफ ए है, ये न्यूक्लियस ऑफ बी है। तो देखो इस तरीके से ये जो डायग्राम था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को। लेकिन अब यहाँ दो नए ऑर्बिटल बन गए
ये रेड कलर का जो है ये एटम को कर रहा है, ये शाई 2 स्क्वायर है, ये वाला क्या है शाई 1 स्क्वायर है। ठीक बिल्कुल ऐसे कैसे जैसे वहां थे। लेकिन अब जब इन्होंने एमओटी के अकॉर्डिंग एलसीओ के अकॉर्डिंग क्या किया, कॉम्बिनेशन कर दिया, तो दो नए ऑर्बिटल बने। उन दो ऑर्बिटल में देखो ये वाला जो है ब्लैक, ये इस तरीके से जो जा रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शाई 1 स्क्वायर प्लस शाई 1 प्लस शाई 2 का होल स्क्वायर। ये डिनोट करता है शाई 1 प्लस शाई 2 का होल स्क्वायर, जो बराबर किसके होगा, शाई 1 स्क्वायर प्लस शाई 2 स्क्वायर प्लस 2 शाई 1 शाई बी। यानी कि इसमें आपने क्या किया, इतने में प्लस 2 शाई 1 शाई बी। तो यहाँ देखो ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है। और अगर एंटी बॉन्डिंग हो, ये वाला ऑर्बिटल हो, तो इसमें तो उल्टा कम हो रही है। तो हम क्या देखते हैं, इसकी एनर्जी इस तरीके से डिक्रीज होती है। और दोनों न्यूक्लियस के बीच में ऑलमोस्ट क्या है, 0 है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शाई 1 प्लस शाई 2, शाई 1 माइनस शाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, शाई 1 का स्क्वायर प्लस शाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 शाई 1 शाई 2। तो यहाँ पे ये उल्टा एटम से भी कम हो गई। एटम की अगर यहाँ थी तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसकी जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसकी एनर्जी 10 थी, इसकी एनर्जी 10 थी, ये दोनों आपस में मिले तो इसकी एनर्जी हो गई 5 और इसकी हो गई कितनी, 15। यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है। एनर्जी की रीशफलिंग होती है, बॉन्डिंग की कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाते हैं, लेस एनर्जी ऑर्बिटल वाले में आ जाते हैं। तो इट वाज द बेसिक डिफरेंस। और अगर हम इसमें यूएटी की बात करें तो फिर यूनाइटेड एटॉमिक थ्योरी में तो क्या होगा कि पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। जैसे आपको प्रिंसिपल से हम भरते हैं बिल्कुल उस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो आई कैन एक्सपेक्ट कि अब आपको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो भी क्या होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स अगेन आई एम आस्किंग यू कि आप मेरा LCAO वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो आप क्या करते रहेंगे, जहां हमें कॉम्बिनेशन लिखना है वहां आप ओवरलैपिंग लिखते रहेंगे, जहां हमें ओवरलैपिंग लिखना है वहां आप कॉम्बिनेशन लिखते रहोगे।